नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल जैन आप सभी का अंशुल जैन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम सभी बायोडायवर्सिटी देखने वाले हैं। बायोडायवर्सिटी जिसका हिंदी में नाम होता है जैव विविधता। जैव विविधता बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है ये आपको पर्यावरण में भी देखने को मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद ये वाला पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा किसमें, जीव विज्ञान में भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ ये पार्ट आप लोगों को कृषि में देखने को मिलेगा, बायोडायवर्सिटी। और इसके बाद जो बचा वाला भाग है वो वन, या फिर इसको अभी जो नाम दिया गया है वानिकी, उसमें भी आप लोगों को ये क्या होगा देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एक बार अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो पूरे टॉपिक्स, मतलब इतने सारे टॉपिक्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, ये आप लोगों पे क्लियर हो जाएंगे। इसलिए ये टॉपिक क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, पढ़ते हुए भी ये चीज़ों को देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। तो हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस वीडियो को देख सकें और इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बायोडायवर्सिटी। इसमें जो सबसे पहला नाम होता है, हिंदी से हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं, जैव विविधता। जैव विविधता, विविधता का मतलब सभी को पता होगा, विविधता का मतलब होता है क्या, भिन्नता। विविधता का मतलब होता है क्या, भिन्नता। और यहाँ पे जैव से तात्पर्य जीवों से है, जैव से तात्पर्य किससे है, जीवों से है। साथ ही साथ वनस्पतियों से भी इसका संबंध है। ठीक है, जीवों के साथ साथ किससे भी है, वनस्पतियों से भी इसका संबंध यहाँ पे होता है। इसलिए इसको जीवों और वनस्पतियों की संख्या में जो भिन्नता पाई जाती है उसी को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। अब जैव विविधता जो शब्द की उत्पत्ति है वो हुई है सबसे पहले जैविक विविधता से। किससे हुई है, जैविक विविधता। लिखते जाइए साथ में मेरे ही, आप अपने नोट्स भी बनाते जाइए, साथ में समझते भी जाइए ये क्या होता है, जैविक विविधता। अब जैविक विविधता जो शब्द है वो किसने दिया था, तो जैविक विविधता जो शब्द दिया था वो दिया था रेमंड ए दासमैन। रेमंड ए दासमैन ने ये वर्ड दिया था। कब दिया था, 1968 में ये वर्ड दिया था, जैविक विविधता। ठीक है, रेमंड ए दासमैन ने ये वर्ड कब दिया था, 1978 में दिया था। और इनकी एक बुक है, इनकी बुक का नाम भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ, अ डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री। इनकी बुक का नाम क्या है, इसको आप, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आया हुआ है क्वेश्चन, इसीलिए बता रहा हूँ। अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री इनकी बुक का नाम है। ये बुक भी इन्होंने कब लिखी थी, 1968 में ही इन्होंने ये बुक लाई थी। इसके आगे चलते हैं, जैविक विविधता हो गया। जैविक विविधता के बाद 1985 का दौर था जब जैव विविधता शब्द की उत्पत्ति हुई थी। उस वर्ड को सुधारते हुए थोड़ा सा इन्होंने किया था जैव विविधता, और ये जैव विविधता शब्द आया था कब, 1985 के समय में, अर्थात 90 के दशक में ये वर्ड आया था। और इस वर्ड को देने वाले वैज्ञानिक थे W.G. रोसेन। कौन थे, W.G. रोसेन। इस वर्ड को देने वाले वैज्ञानिक थे W.G. रोसेन। और इस वर्ड को प्रकाशन के तौर पे सबसे पहले उपयोग, सबसे पहले प्रकाशन के तौर पे, किसके तौर पे, प्रकाशन में सबसे पहले इसका उपयोग किसने किया था, इसका उपयोग सबने किया था E.O. विल्सन ने। किसने किया था, हम लोग इसको भी रख लेते हैं, E.O. विल्सन। अब E.O. विल्सन ने इसे उपयोग कब किया था, तो 1988 में, 3 साल बाद इसका उपयोग किया था E.O. विल्सन ने। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, इसलिए ये तीनों जो चीज़ है जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताया, 1, 2 और ये तीसरी चीज़। ठीक है, एक बार इसको रिपीट कर लेते हैं। जैव विविधता का उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, जैविक विविधता से हुआ है, जिसको 1968 में दिया था रेमंड ए दासमैन ने। और इनकी बुक का नाम है अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री। इनकी बुक का नाम क्या था, अ डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्री। इसके बाद 1985 में उस वर्ड को सुधारते हुए W.G. रोसेन ने एक वर्ड दिया था जिसे कहते हैं जैव विविधता। W.G. रोसेन ने वर्ड दिया था 1985 में, उसका नाम था क्या,
जैव विविधता, और सबसे पहले प्रकाशन के तौर पे इसका जो उपयोग किया था वो किया था E.O. विल्सन ने। अब आगे चलते हैं, आगे हम लोग देखते हैं इस चीज को। अब जैव विविधता के प्रकार देख लेते हैं। जैव विविधता के प्रकार देखने से पहले आप लोगों को कुछ अच्छी अच्छी और चीजें मैं बता देता हूँ, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कुछ इंपॉर्टेंट नोट है, इसको कर लीजिए। जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक है, यूएनओ ने हमारे जो दशक है 2011 से 2020, इस दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया है। क्या किया है? जैव विविधता दशक। ये क्वेश्चन व्यापम में पूछा जा चुका है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। 2011 से 2020 के दशक को यूएनओ ने जैव विविधता दशक घोषित किया है। और इसके बाद और चीज़ें देखते हैं। इसके बाद कुछ चीज़ें और आप लोगों को बता रहा हूँ। 22 मई इसको नोट करते जाइए। 22 मई को हम लोग जैव विविधता दिवस के रूप में मनाते हैं। 22 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? जैव विविधता दिवस के रूप में हम लोग इसे मनाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं और कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को मैं बताते जाता हूँ, आप लोग नोट डाउन करते जाइए इन सब चीज़ों को। भारत का सबसे पहला, ठीक है, भारत का मैं बता रहा हूँ, प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, इसका स्मॉल नेम होता है एनसीएमबी, नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी। लिखते जाइए, नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कर लीजिएगा, डाइवर्सिटी, ठीक है। ये कहाँ पे है? जामनगर गुजरात में है। कहाँ पे है? जामनगर गुजरात में। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, इसको लिख लीजिए। ये कहाँ पे है? भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी जामनगर गुजरात में स्थित है, ठीक। आगे देखते हैं। सर्वाधिक जैव विविधता ट्रॉपिक क्षेत्र में होता है। जो सर्वाधिक जैव विविधता होता है, जो सर्वाधिक, एक चीज और आप लोगों इसको लिखते जाइए, आगे इसको एक्सप्लेन करूंगा। सर्वाधिक जैव विविधता ट्रॉपिक क्षेत्र, या फिर इसको हम लोग लिख लेते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसमें भी हम लोगों ने कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें पढ़ी। सबसे पहले 2011 से 20 को जैव विविधता दशक घोषित किया गया है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम लोगों ने पढ़ी वो थी 22 मई को जैव विविधता दिवस घोषित किया गया है, ठीक है। 22 मई कौन सा है? जैव विविधता दिवस। उसके बाद भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, भारत का पहला नेशनल सेंटर फॉर मरीन डाइवर्सिटी कहाँ है? जामनगर गुजरात में। और सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है बोला जाएगा? तो सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हुए अब देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग जैव विविधता के प्रकार। आगे क्या देखने वाले हैं हम लोग? जैव, लिखते जाइए आप साथ में ही मेरे, जैव विविधता के प्रकार। अब जैव विविधता के प्रकार, जैव विविधता जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आनुवांशिक विविधता। पहला क्या होता है? आनुवांशिक विविधता। दूसरा होता है सामाजिक विविधता। दूसरा क्या पाया जाता है? सामाजिक विविधता। और तीसरा जो होता है वो होता है प्रजाति विविधता। क्या होती है? प्रजाति विविधता, ठीक। अब आनुवांशिक विविधता को समझते हैं। आनुवांशिक विविधता का मतलब होता है जो विविधता जीन के आधार पर पाई जाती है। जो विविधता किसके आधार पर पाई जाती है? जीन के आधार पर। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है,
क्यों? क्योंकि जैसे हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्यों में सब एक समान ही होते हैं, जिन हर किसी के 2 पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं, नाक होती है, आँख होती है, कान होता है, मुंह होता है, ठीक है। लेकिन हम लोगों में भिन्नता हमारे चेहरे को देख के, शरीर को देख के समझ सकते हैं। वो किसके कारण होता है? वो भिन्नता होता है जीन के कारण। तो वही होता है क्या? अनुवांशिक विभिन्नता। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अनुवांशिक विभिन्नता। अगर ये विभिन्नता नहीं पाई जाती तो आप किसी को पहचान ही नहीं पाते, सब क्या होते? एक समान नजर आते। इसलिए ये जो विभिन्नता है ये बहुत ही क्या है? जरूरी विभिन्नता है, अनुवांशिक विभिन्नता। इसके बाद आता है सामाजिक विविधता। सामाजिक विविधता से पहले हम लोग देख लेते हैं प्रजाति विविधता। यहाँ पे यह कर लेना, प्रजाति विविधता। अब प्रजाति विविधता का मतलब क्या होता है? प्रजाति विविधता का मतलब होता है कि प्रजाति के आधार पर, जैसे मनुष्य एक प्रजाति है, हमारी क्या है? मनुष्य एक प्रजाति है, मेंढक एक प्रजाति है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग बैल वाली जो एक प्रजाति मिल जाएगी आप लोगों को, ठीक इस प्रकार से प्रजातियां जो पाई जाती है, शेर की प्रजाति हो गई एक अलग, तो ये हो जाती प्रजाति विविधता, ठीक है। मैंने ये एक नॉर्मल बताया है लेकिन इसको अलग से होगा, ठीक है। जैसे मनुष्य होता है मेरा, मनुष्य के बाद वो कीट में आ जाएगा, फिर नर भक्षी में आ जाएगा। इस प्रकार से जो चीजें हैं वो विविधता पाई जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रजाति विविधता कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद आता है सामाजिक विविधता। सामाजिक विविधता बोलने का मतलब है किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, किसी क्षेत्र विशेष में जो रहने वाले हैं उनको हम लोग सामाजिक विविधता के अंतर्गत लेते हैं। जैसे हम लोग लेते हैं, जैसे भारत में जो लोग रहते हैं वो अलग दिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगर इंग्लैंड चले जाते हैं तो वहाँ के लोग क्या करते हैं? अलग दिखते हैं। अगर हम लोग क्या करते हैं? वेस्ट इंडीज चले जाते हैं, वेस्ट इंडीज जाते हैं तो वहाँ के लोग क्या होते हैं? अलग दिखते हैं, ठीक है। इंग्लैंड के लोग जैसे गोरे होते हैं, इंग्लैंड के लोग क्या होते हैं? गोरे। वेस्ट इंडीज के लोग थोड़े से काले होते हैं। भारत के लोग दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। तो इस प्रकार की जो विविधता होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सामाजिक विविधता के अंतर्गत लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अब क्या है। अब दोस्तों हम लोग जो अगला टॉपिक देखने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा, देखते जाइए, जैव विविधता का मापन। क्या है? जैव विविधता का मापन। ये जो मैं आप लोगों को कंटेंट दे रहा हूँ ये आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत कम बुकों में मिलेगा। मैं 2-3 बुक से आप लोगों को निकाल के ये कंटेंट दे रहा हूँ, तो बहुत ही अच्छे से देखते जाइएगा। अगर लेक्चर में कोई भी दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आगे की चीज़ें मैं और क्लियर कर दूंगा। अब आगे देखते हैं जैव विविधता का मापन। अब जैव विविधता के जो मापन है उसको संभव किसने बनाया था? लंदन में एक प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय है, उन्हीं ने उसको क्या बोला था? संभव बनाया था। इसके लिए क्या बनाया था? एक वर्ल्ड मैप। क्या बनाया था? वर्ल्ड मैप, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि वर्ल्ड मैप को क्या बोल सकते हैं? जैव विविधता मैप। जैव विविधता मैप इन्होंने बनाया था। ये क्या था? एक सॉफ्टवेयर था। ये क्या था? एक सॉफ्टवेयर। आप लोगों को पता होगा सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो ये क्या था? एक सॉफ्टवेयर था जिसको बनाया था, आप लोगों को बता रहा हूँ, तीन वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया था। सबसे पहले थे ये पॉल विलियम्स। सबसे पहले थे कौन से? पॉल विलियम्स। दूसरे थे यहाँ पे क्रिस हम्फ्रीज। क्रिस हम्फ्रीज, या नाम लिखते जाइएगा, क्रिस हम्फ्रीज इसके दूसरे वैज्ञानिक थे। और तीसरे जो वैज्ञानिक का नाम था वो था डिक वेन राइट। तीसरे वैज्ञानिक का नाम क्या था? डिक वेन राइट इसके तीसरे वैज्ञानिक का नाम था। इन तीनों ने मिलके ही वर्ल्ड मैप बनाया था। और ये तीनों कहाँ के प्रोफेसर थे? लंदन में स्थित प्राकृतिक स्थल संग्रहालय के। किसके? प्राकृतिक स्थल संग्रहालय। कहाँ के? लंदन। इन्होंने मिलके ही ये जैव वर्ल्ड मैप बनाया था, ठीक। अब इनके आधार पे मापन कैसे किया जाता है? सबसे पहला होता है अल्फा पद्धति। सबसे पहला होता है अल्फा पद्धति। दूसरा होता है बीटा पद्धति। और तीसरा होता है गामा पद्धति, ठीक है। तीसरा होता है गामा पद्धति। अल्फा पद्धति के अंदर हम लोग क्या करते हैं
किसी क्षेत्र में कितने प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है, अर्थात किसी क्षेत्र में जितने प्रकार की किसी क्षेत्र में प्रजातियों की संख्या को दर्शाता है। अल्फा किसको दर्शाता है? किसी क्षेत्र में प्रजातियों की कितनी संख्या पाई जाती है उसको अल्फा पद्धति के द्वारा दर्शाया जाता है। अब बीटा पद्धति क्या होता है, आगे चलते हैं, इसके मैं आप लोगों को बताता हूँ। बीटा पद्धति, अब बीटा पद्धति के अंतर किसी प्रजाति में उपस्थित जीवों की संख्या, किसी प्रजाति में उपस्थित जीवों की संख्या को बीटा पद्धति के अंतर्गत लिया जाता है। इसके बाद आता है क्या? गामा पद्धति। गामा पद्धति का मतलब है कि इस विधि के द्वारा किसी क्षेत्र में प्रजातियों के बीच होने वाली अंतःक्रिया का ज्ञान किया जाता है। किसका ज्ञान किया जाता है? प्रजातियों के बीच अंतःक्रिया का ज्ञान किया जाता है। उसको तब हम लोग क्या बोलते हैं? गामा पद्धति बोलते हैं। ठीक, ये हो गई तीनों पद्धति। आप लोगों को मैंने बता दी, 3 प्रकार की मापन की पद्धति थी। एक थी अल्फा पद्धति, दूसरी थी बीटा और तीसरी गामा। तो अल्फा पद्धति के अंतर्गत क्या करते थे? किसी क्षेत्र विशेष में प्रजातियों की संख्या बताते थे। ठीक है, किसी क्षेत्र विशेष में प्रजातियों की संख्या को बताया जाता था अल्फा पद्धति के अंदर। बीटा पद्धति के अंदर क्या था? प्रजातियों में जीवों की संख्या को बताया जाता था। क्या होता था? प्रजातियों में जीवों की संख्या को बताते हैं। और जो गामा पद्धति होती है वो प्रजातियों के अंतर क्या होते हैं? अंतःक्रिया को ये डिफाइन करता है। क्या करता है? अंतःक्रिया को ये बताता है। ठीक, अब इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को और मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद आज का लेक्चर वहाँ ख़त्म करेंगे हम लोग। हॉट स्पॉट क्या होता है? हॉट स्पॉट बोलने का मतलब होता है तप्त स्थल। हिंदी में इसी को बोलते हैं तप्त स्थल। आप लोग केबीसी देखते होंगे, केबीसी में क्या हॉट सीट देखे होंगे, हॉट सीट में आके बैठिए। हॉट सीट मतलब क्या? खतरे की सीट। ठीक है, तो उसी प्रकार से हॉट स्पॉट में क्या है? खतरे वाली जगह। खतरे वाली जगह बोलने का मतलब जहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है, जहाँ पे जैव विविधता पाई जाती है उसको हम लोग बोलते हैं हॉट स्पॉट। ठीक, ये जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है। मतलब बोलने का ये है, इसकी कुछ सीमाएं हैं, वो आप लोगों को मैं बताऊंगा, लेकिन उसके पहले आप ये चीज़ याद कर लीजिए। जैव विविधता में 36, पूरे विश्व में 36 हॉट स्पॉट हैं। कितने हैं? पूरे विश्व में 36 हॉट स्पॉट हैं, जिसमें से भारत में 4 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। भारत में कितने? 4 हॉट स्पॉट पाए जाते हैं। आप ये चीज़ रट लीजिए, पूरे विश्व में कितने हॉट स्पॉट है? 36 हॉट स्पॉट है। और भारत में हॉट स्पॉट की जो संख्या है वो कितनी है? भारत में हॉट स्पॉट की संख्या कितनी है? 4। सबसे पहला, अब हॉट स्पॉट की संख्या तो 4 है, लेकिन वो हॉट स्पॉट है कौन कौन से, इसको भी जानना अपने लिए उतना ही जरूरी है जितना कि इस चीज़ को जानना जरूरी था कि कितने हॉट स्पॉट की संख्या है। अब भारत में जो 4 हॉट स्पॉट हैं, वो पहला हॉट स्पॉट आप लोगों को बताता हूँ मैं। पहला हॉट स्पॉट है हिमालयन हॉट स्पॉट। क्या है? हिमालयन हॉट स्पॉट। हिमालय में बहुत प्रकार के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं, इसलिए इसको हॉट स्पॉट की श्रेणी में रखा गया है, हिमालयन हॉट स्पॉट। कभी कभी एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन से हिमालय में पाया जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है कि पूर्वी हिमालय में ये पाया जाता है। ठीक है, कहाँ? पूर्वी हिमालय में। ठीक है, एग्जाम में आप लोगों को हिमालयन हॉट स्पॉट दिख सकता है, लेकिन आप लोगों को ये याद भी रखना है साथ में कि अगर यहाँ पे हिमालय की जगह दे दिया पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी, तो आप लोगों को याद रखना है कि हॉट स्पॉट कहाँ पे है? पूर्वी हिमालय के अंतर्गत पाया जाता है। दूसरा हॉट स्पॉट है पश्चिमी हॉट स्पॉट। दूसरा क्या है? भारत का जो हॉट स्पॉट है वो पश्चिमी हॉट स्पॉट है। पश्चिमी हॉट स्पॉट कहाँ तक है? और ये श्रीलंका तक फैला हुआ है। ठीक, पश्चिमी हॉट स्पॉट कहाँ है? केरल वगैरह का जो हॉट स्पॉट है वो किसके अंतर्गत आता है? पश्चिमी हॉट स्पॉट के अंतर्गत आता है, और वो फैला हुआ है कहाँ तक? श्रीलंका तक। तीसरा हॉट स्पॉट हम लोग देखते हैं इंडो बर्मा क्षेत्र हॉट स्पॉट। क्या होता है? तीसरा जो हॉट स्पॉट है उसको बोलते हैं इंडो बर्मा क्षेत्र। तीसरे हॉट स्पॉट को हम लोग क्या बोल देते हैं? इंडो बर्मा क्षेत्र के नाम से जानते हैं।
और चौथा हॉट स्पॉट जो है, चौथा हॉट स्पॉट को बोलते हैं सुंदरलैंड हॉट स्पॉट, अंडमान निकोबार, लिखते जाइए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, कहाँ तक, सुंदरलैंड तक। ये चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। ये 4 जो हॉट स्पॉट है भारत के हैं। पहला हिमालयन हॉट स्पॉट, और हिमालय में भी अगर स्पेसिफिक आप लोगों को जगह पूछता है तो आपको याद होना चाहिए कहाँ, पूर्वी हिमालय। फिर पश्चिमी हॉट स्पॉट, पश्चिमी हॉट स्पॉट कहाँ तक फैला है, श्रीलंका तक। दूसरा है इंडो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा क्षेत्र है, ठीक है। इसके बाद आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और सुंदरलैंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और कहाँ तक है, सुंदरलैंड। यहाँ पे हॉट स्पॉट का ये चीज़ 4 हॉट स्पॉट हो गया, ठीक। अब पूरे विश्व में कितने हॉट स्पॉट पाए जाते हैं, 36 में से 4 हमारे इंडिया में है। अब इसके भी कुछ कंडीशंस हैं कि किसे हम हॉट स्पॉट बोलेंगे और किसे नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो हमारे, अगर हम लोग अपने हिसाब से देखेंगे तो हमारे भारत में कम से कम 10 से 15 हॉट स्पॉट है, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनको हॉट स्पॉट की क्राइटेरिया को पूरा करना पड़ता है उस जगह को। उस कंडीशन को सिर्फ जो है 4 जगह पे कंप्लीट होता है, इसीलिए हमारे भारत में हम लोग मान के चलते हैं कि कितने हॉट स्पॉट हैं, 4 हॉट स्पॉट हैं, ठीक। अब आगे, इसके आगे का हम लोग लेक्चर अगले लेक्चर में देखेंगे, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स तैयार कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।